हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जीके के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो फ्रेंड, जो इसमें नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, अर्थात भारत के बाहर है। लेकिन कावेरी नदी, नर्मदा नदी और गंगा नदी, इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थान है भारत के अंदर है, और बाकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थान भारत से बाहर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम स्थान तिब्बत मानसरोवर के समीप से निकलती है। और फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह 3 देशों से होकर के बहती है। यहाँ पर 3 देशों से होकर के बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। फ्रेंड्स, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर अर्थात चीन से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में अपने जल को गिराती है, अर्थात 3 देशों से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको 4 नामों से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। फ्रेंड्स, जो तिब्बत के मानसरोवर में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत पर जब यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है तो उस समय इसे दिहंग नदी के नाम से जाना जाता है, और जब यह असम की घाटी में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह जितने भी नाम है बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम नदी है गंगा नदी भारत की प्रथम नदी के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स, गंगा नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड, जो गंगा नदी है गंगा नदी 2 देशों से होकर के बहती है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, भारत से ये तो निकलती ही है, उद्गम स्थान है, और बांग्लादेश में अपने जल को गिराती है। और फ्रेंड्स, गंगा नदी का जो निर्माण होता है उत्तराखंड के 2 धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। वो कौन सी 2 धारा है? एक भागीरथी है और दूसरा अलकनंदा है। फ्रेंड्स, जो भागीरथी है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। जबकि जो अलकनंदा नदी है यह सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि फ्रेंड, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है जब यह दोनों नदियां आपस में मिलती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में जब मिलती है तो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी, तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है ब्रह्मपुत्र से जो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप जिसे माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है इसका निर्माण करती है। और यह कहाँ पर करती है? असम राज्य में करती है। यह जो फ्रेंड्स है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सिंधु नदी यह भी तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी यह भी तिब्बत से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी यह भी तिब्बत से निकलती है। अर्थात जो तीनों नदियां हैं तिब्बत मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के और बारे में डिस्कशन की जाए तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत के मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फ्रेंड्स, जो ग्लेशियर होता है यह भूमि के ऊपर जब बर्फ का लेयर पड़ जाता है तो उसको ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सिंधु नदी जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड, जो सिंधु नदी है 3 देशों से होकर के बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, यानी कि चीन के अर्थात तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में अपने जल को गिराती है। और फ्रेंड, जो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में जैसे प्रवेश करती है तो गिलगित के समीप सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है। फ्रेंड, जो नदियाँ होती है जब पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो गार्ज का निर्माण करती है। तो गिलगित के समीप सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। और फ्रेंड, जो सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के समीप एक राकस ताल है, वहीं से सतलज नदी निकलती है। और फ्रेंड, जो सतलज नदी है यह भी 3 देशों से होकर के बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो कोसी नदी है एक विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, कोसी नदी के बारे में बात की जाए तो कोसी नदी नेपाल से निकल कर के बिहार में गंगा नदी में आकर के मिलती है और इसे बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड, जो कोसी नदी है रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो कोसी नदी है जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, पर्वतीय क्षेत्र से जैसे निकलती है तो यह क्या होती है, समतल मैदानों में आती है, यानी कि अपने साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर आदि लेकर के समतल मैदानों में आती है। तो जैसे ही समतल मैदानों में आती है तो इसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण इसका जो मार्ग होता है अवरुद्ध हो जाता है। और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यह विभिन्न मार्गों में क्या होती है, बट जाती है, जिसके कारण यह कहीं पर अचानक अपना मार्ग चेंज करने के कारण कहीं पर यह बाढ़ उत्पन्न कर देती है। यानी कि बिहार वाले क्षेत्र में ऐसा संभावना बहुत देखने को मिलता है, इसलिए इसे बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो गठन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां और न्यायाधीश हटाने की जो विधि है यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी जो स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम को कौन करता है? तो फ्रेंड, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय उसके कार्यभार को उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाली जाती है। और जब किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित होता है तो उस समय उसके कार्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या होती है, संभाली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होता है तो उस समय उसके कार्यभार को संभालता है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा उसके कार्यभार को संभाला जाता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष होती है, यानी कि 65 वर्ष की उम्र में वह सेवानिवृत्ति होता है। और फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो न्यूनतम आयु कोई सीमा नहीं है, यानी कि इसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है लेकिन इसकी न्यूनतम जो आयु की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है यह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष के उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर वह
एडवोकेट उच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना चाहता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी बात की जाए कि अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह एक रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन दिया जाता है यह संचित निधि से आहरित होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाने का जो अधिकार है यह संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया जाता है। और जो परामर्शदात्री किसके द्वारा बनाया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड्स, हीरालाल जे कानिया थे। जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। फ्रेंड्स, अगर सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वाई.बी. चंद्रचूड़ थे। यानी कि फ्रेंड जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया और सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे वाई.बी. चंद्रचूड़ थे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर इलेक्शन से संबंधित, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका जो निर्णय किया जाता है यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट के रूप में, हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाई कोर्ट का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के गठन का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में इसका वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में कुल उच्चतम न्यायालय की संख्या, कुल हाई कोर्ट की जो संख्या है 25 है। और भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है सबसे अधिक है। अगर सबसे कम न्यायाधीश की बात की जाए तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो की जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।